हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, यहाँ पर देखिए हम क्या शुरू कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट ईयर 2027 में अग्निवीर का एग्ज़ाम होने वाला है आर्मी का, उसके लिए हम हमारे जीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये आपका PYQ बैच रहेगा, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बैच। यानी कि इस साल 2026 में आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए, हम उनका सबका रिविज़न करेंगे और यही क्वेश्चन देखना आपके अगले एग्ज़ाम में भी रिपीट होंगे या बिल्कुल इसी टाइप के। तो धीरे धीरे करके हम इस लेक्चर सीरीज़ को करते रहेंगे, इसमें और लेक्चर्स जुड़ते जाएंगे। अभी मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस का सेट लेकर आया हूँ जो इस साल पूछे गए थे। तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने उसका खुद से आंसर करने की कोशिश करनी है। अगर आपसे उसका आंसर आ जाए तो बहुत बढ़िया, वरना आप फिर उसके मैं आपको जब उसके एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा तो आपने वो एक्सप्लेनेशन सुननी है, उसको समझना है। अगर आपको कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको टाइम मिलते उसका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी इसमें होगा क्या कि सारे क्वेश्चंस हिंदी में रहने वाले हैं, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसान हो। ये सीरीज़ का हमारा पहला लेक्चर है। तो चलिए अब अपने क्वेश्चंस की तरफ और बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक भारतीय नागरिक का क्या है। यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा फ्लैग है, और जो हमारा नेशनल एंथम है राष्ट्रगान, उसका सम्मान करना किसके अंतर्गत आता है। हमारे मौलिक कर्तव्य है, हमारा कानूनी अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, या फिर हमारा मौलिक अधिकार है। बताइए ये क्या है। तो जैसे हमारे पास कुछ अधिकार होते हैं ना, राइट्स, वैसे ही देश के प्रति हमारी कुछ कर्तव्य भी होते हैं, ड्यूटीज जिसे हम कहते हैं। ये हमारा मौलिक कर्तव्य के अंदर आता है। मतलब कि हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देश हमें अधिकार देता है तो बदले में हमारी भी उसके प्रति ना कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, और इन्हीं जिम्मेदारियों को मौलिक कर्तव्य कहते हैं हम लोग। तो हमारा क्वेश्चन जो है ये नेशनल फ्लैग और राष्ट्रगान, ये इसके मतलब इसका सम्मान करना क्या है, तो ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। अच्छा, संविधान में ये बात कहाँ पे गई है? ये संविधान के अनुच्छेद 51A के सब पार्ट ए में लिखी हुई है। यानी संविधान साफ कहता है कि हर भारतीय नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रगान का और संविधान, इन तीनों चीज़ों का हमें सम्मान करना चाहिए। चलिए एक बार हम अपने जितने भी हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे बेसिकली देखा जाए तो हमारे क्या है, 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं और एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं। पहले मैं आपको 11 के 11 एक एक करके समझा दूंगा, फिर मैं आपको इनको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। तो पहले आप इसके जो मतलब है वो समझ लीजिए। हम इनको ऐसे याद करेंगे ABCD से, ठीक है। तो पहला अगर A है तो A का मतलब है कि संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना। मतलब कि जो हमारा अभी क्वेश्चन में पूछा था, संविधान, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान, इन सब का हम सभी देशवासियों को सम्मान करना चाहिए। दूसरा हमारा है B, ये है कि स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों का पालन करना। यानी कि जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किया था, उनके विचारों और आदर्शों का सम्मान करना चाहिए हमें। तीसरा हमारा अगर हम कहें C है तो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। भारत में क्या होता है कि अलग अलग धर्म, भाषा, संस्कृति और राज्य हैं, लेकिन इसके बावजूद भी देश की जो एकता है वो बनी रहनी चाहिए। चौथा अगर हम कहें D, एक सेकेंड, D, तो अगर देश को कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश की सेवा करे, देश की रक्षा करना। यह हमारा चौथा है मूल कर्तव्य। अगर हम पांचवा मूल कर्तव्य देखें, उसे हम E से कहें, चल क्यों नहीं रहा ये, तो सभी धर्मों और लोगों का सम्मान करना और महिलाओं का सम्मान करना। यानी कि हमें किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर उसके कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी के साथ प्यार और सम्मान से रहना चाहिए। ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे महिलाओं का ना अपमान हो जाए। अगर हम इस अब छठा देखें F, तो जो देश की संस्कृति है, देश की विरासत है, उसको हमें संरक्षित करके रखना है, जो हमें अपने पूर्वजों से मिली हुई है। अगर हम अपना सातवां देखें G, तो पर्यावरण की रक्षा करना। यानी कि हमें पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, जंगलों की रक्षा करनी चाहिए, नदियों को साफ रखना चाहिए, जानवरों के प्रति हमें दया दिखाते रहनी चाहिए, हमें उन्हें पत्थर नहीं मारना चाहिए जैसे कुछ लोग मारते रहते हैं। अगर हम अपना आठवां मौलिक कर्तव्य देखें, हम उसे H से डिनोट करते हैं। वैज्ञानिक सोच को विकसित करना, अंधविश्वास को छोड़कर तर्क और विज्ञान, इन चीज़ों पर विश्वास करना चाहिए। नई नई सीखने की मतलब नई नई चीज़ें सीखने की हमेशा आदत बनी रहनी चाहिए। अगर हम अपना 9वां मूल कर्तव्य देखें, I से उसे डिनोट करें, सरकारी संपत्ति की रक्षा करना, जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, सरकारी स्कूल, पार्क होते हैं, बस होते हैं, ट्रेनें होती हैं, इन चीज़ों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हम अपना 10वां मौलिक कर्तव्य देखें, J से, हिंसा से हमें दूर रहना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा या हिंसा, इन चीज़ों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं चाहिए। एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना चाहिए हम लोगों को।
अगर ये हमारा, अब हम लास्ट देखें मौलिक कर्तव्य 11वां के, ये एकदम लेटेस्ट है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से ना इसको जोड़ा गया। इसने कहा कि हमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका पता होना चाहिए कि जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा, उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता, उनके अभिभावक जो है, उनकी ये ड्यूटी है कि उनको बच्चों को शिक्षा दिलानी है। जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं, इस उम्र के बच्चों को कभी भी शिक्षा से वंचित नहीं रखना है। आई होप आप लोगों को जो हमारे मूल कर्तव्य हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आप समझ तो गए हो, लेकिन एग्जाम में अगर ये डायरेक्ट आएंगे तो आपको ये कैसे पता चलना चाहिए, मतलब आप कैसे इसे बता पाओगे। तो मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ। हमने ये 1 से लेकर 11 तक सबको ABCD लिख लिया। तो ए से हम समझ सकते हैं जैसे एंथम होता है, नेशनल एंथम, राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ए से हमारा एंथम हो गया। अगर हम बी से देखें तो बी से हमारे क्या आते हैं, बी से मतलब हुआ बापू, यानी कि गांधी जी, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने पार्ट लिया हुआ था। अगर हम सी से देखें तो सी से हमारा बनता है कंप्लीट यूनिटी, एकता और अखंडता, इसे हमें बनाए रखना है। अगर हम अपना डी से देखें तो डी से होता है डिफेंस, जैसे हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, रक्षा करना। अगर हम अपना ई से देखें तो ई से होता है इक्वालिटी, समानता। समानता आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। बेसिकली होगा क्या कि अगर आपके पास आपसे कोई भी नंबर का मौलिक करते हुए पूछ ले तो आपने क्या करना है, आपको मैंने वैसे तो हिंदी में समझा दिए, आपने अपने क्वेश्चन को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। वहां से आपने ABCD से मिला लेना है कि किससे आपका आंसर मिल रहा है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे अगर आपसे मौलिक करते हुए कोई भी पूछे। एफ से हमारा क्या है, हमारा छठा, फैंसी कल्चर। कल्चर हमारी संस्कृति जो है, ये हमारी संस्कृति। जी से हमारा क्या है, जी से हमारा ग्रीनरी, यानी कि हमारा जो पर्यावरण है। एच से हमारा क्या है, एच से हमारा आता है ह्यूमैनिटी, मानवता जिसे कहते हैं हम। आई से हमारा क्या हुआ, आई से हमारा हुआ इंडियन प्रॉपर्टी, जो भी हमारी सार्वजनिक संपत्ति हैं उनका हमें कभी भी नुकसान नहीं करना चाहिए। जे से हमारा हुआ जॉइंट एक्टिविटी, यानी कि जो सामूहिक गतिविधियां होती हैं हमारी, ये। और अगर हम के से देखें तो के से हमारा बनेगा किड्स एजुकेशन, यानी कि बाल शिक्षा, बच्चों के लिए जो शिक्षा दी जाती है। आई होप आप लोगों को ये 11 के 11 मूल करते हुए यहाँ पे समझ आ गए होंगे और आपको दोबारा ये अब कहीं और से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम अपने एक बार क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा था ना कि राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान किसके अंदर आता है, तो हमारा वो मौलिक कर्तव्यों के अंदर आता है। अच्छा, कानूनी अधिकार क्या होता है? कानूनी अधिकार का सीधा सीधा मतलब है कि जो हमें कानून के थ्रू मिला हुआ है, यानी कि कोई व्यक्ति जब किसी चीज को बताता है कि ये मेरी है तो वो किसी कानून के अंदर आती है। कानून ने उसको वो अधिकार दिया कि उस चीज को अपना कह सक रहा है। इस चीजों को हम अदालत में जाके प्रूव करते हैं, अदालतों के माध्यम से ये चीजें लागू करी जाती हैं। लेकिन यहाँ पे वो इसका सही आंसर नहीं है। अगर हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को देखें, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो सरकार के लिए गाइडलाइंस होती हैं, सरकार के लिए बेसिकली एक गाइडलाइंस है जिसका उद्देश्य है कि देश में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, लोगों का कल्याण, इन चीजों को सुरक्षित कराया जा सके। इनको कोर्ट में लागू तो नहीं कराया जा सकता है, लेकिन सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि ये चीजें आमतौर पे लागू हों लोगों पे। अगर हम मौलिक अधिकारों को देखें, फंडामेंटल राइट्स जिसे कहते हैं, तो ये अधिकार वो होते हैं जो हमें संविधान देता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर कोई हमारा अधिकार छीन लेना तो हम लोग कोर्ट जा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। और इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर था मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, बेसिकली हमारी जिम्मेदारियां क्या क्या है। तो आई होप आप लोगों को इतनी सी बात यहाँ पे समझ में आई होंगी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये सारी बातें आपने यहाँ पे देख ली कि काफ़ी डिटेल में दी हुई हैं। अगर आप इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। हालांकि मैंने आपको एक बार समझा दिया तो आपको मुझे लगता नहीं कि दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगी। चीज़ों को आसानी से समझते हुए चलिए, बार बार वीडियो को देखिए। ये क्वेश्चन आपके आ चुके हैं और देखना दोबारा इसी टाइप से या इन्हीं में से घूमते फिरते या तो यही आ जाएंगे या तो इनसे मिलते जुलते आएंगे। तो हम इससे सारी चीज़ें एक टॉपिक क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें कवर करते हुए चलने ताकि कुछ भी आप लोगों को छूटे ना। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन लोग यहाँ पे देखते हैं कि फरवरी 2026 में राष्ट्रपति शासन की अवधि के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? अच्छा, अभी तक जो मणिपुर है ना, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और वो फरवरी में खत्म हुआ और उसके बाद उसके नए मुख्यमंत्री चुने गए। तो वही हमारा सवाल पूछ रहे हैं कि नए मुख्यमंत्री कौन चुने गए, बताइए। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें भी सीखने को मिलेंगी कि राष्ट्रपति शासन क्या है, मुख्यमंत्री क्या होते हैं। तो अभी जो मणिपुर के नए मुख्यमंत्री चुने गए वो हैं युमनाम खेमचंद सिंह जी। तो ये कौन है? ये ना मणिपुर के एक बहुत ही अनुभवी राजनेता हैं।
पहले ये मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, स्पीकर, और राज्य की राजनीति में ना लंबे समय से सक्रिय भी है वहाँ पे। अभी 2026 में फरवरी में इन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अच्छा, ये राष्ट्रपति शासन जो है ये मणिपुर में काफ़ी समय से लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता चल रही है बहुत टाइम से। और जब किसी राज्य की सरकार ना ठीक से काम नहीं कर पाती या फिर मतलब संवैधानिक व्यवस्था वहाँ की बिगड़ जाती है, तब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन को लगाते हैं। इसी कारण की वजह से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। राष्ट्रपति शासन के बाद फिर होता गया है कि जैसे हालात फिर सामान्य होने लगते हैं ना, तो राष्ट्रपति शासन को हटा देते हैं और नई सरकार बनती है। और यही नई सरकार इस बार युमनाम खेमचंद सिंह जी की बनी हुई है और इनको मुख्यमंत्री के रूप में चुना हुआ है। बेसिकली इससे होगा क्योंकि एक तो राज्य में राजनीतिक स्थिरता आ जाएगी, लोकतांत्रिक सरकार को फिर से शुरू करा जाएगा और लोगों का सरकार पर विश्वास इससे बने रहेगा। तो ये तो इतनी सी बात हुई। थोड़ा हम इसके बारे में और चीज़ें समझते हैं कि यहाँ पे मुख्यमंत्री का काम क्या होता है। मुख्यमंत्री ना किसी भी राज्य की सरकार का सबसे बड़ा कार्यकारी प्रमुख होता है। कौन होता है मुख्यमंत्री? एक राज्य का कार्यकारी प्रमुख, एग्जीक्यूटिव। सिंपल भाषा में कि मुख्यमंत्री पूरे राज्य का प्रशासन चलाता है। उसके मुख्य काम होता है राज्य की नीतियों को बनाना, विकास कार्यों को करवाना, राज्य में कानून लागू करवाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क ऐसी सुविधाओं पर काम करना और राज्य के प्रशासन को सही तरीके से चलाना। मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार भी होता है किसी राज्य के लिए। यहीं पे अगर हम राष्ट्रपति शासन को समझें, प्रेसिडेंट रूल, तो जब किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर पाती है ना, तब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और ये भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 356 है इसके तहत लागू करी जाती है। इस दौरान में राज्य सरकार की सारी शक्तियां तो खत्म हो जाती हैं। राज्य का प्रशासन पूरा पूरा केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाता है और राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से प्रशासन संभालने लगते हैं, ना कि मुख्यमंत्री की तरफ से। तो ये जो हमारा ये अनुच्छेद 356 है, आर्टिकल 356, अगर किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाती है ना, तो राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। ये व्यवस्था ना संसद की मंजूरी से लागू रहती है और जरूरत पड़ने पर कुछ शर्तों के साथ बढ़ाई भी जा सकती है किसी भी राज्य के लिए। अच्छा, अगर हम मणिपुर की विधानसभा के बारे में देखें तो ये वहाँ के राज्य की ना विधायिका है। मणिपुर विधानसभा लॉ मेकिंग बॉडी। यहीं पर चुने हुए विधायक जो है बैठते हैं, कानून को बनाते हैं, सरकार पे चर्चा करते हैं और राज्य से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण फैसले वो लोग यहीं पर लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को इतनी सी बातें यहाँ पे सारी कवर हो गई होंगी, जितनी भी इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी। और फरवरी 2026 में युमनाम खेमचंद जी को मणिपुर का नया मुख्यमंत्री चुना गया, क्योंकि वहाँ पे अभी भी राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? बताइए, आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो चलिए हम एक एक करके इन मिट्टियों के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार, तो हमें अपने आप ही पता चल जाएगा कि इनमें से सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है। तो सबसे पहले हमारा जलोढ़ मिट्टी है, जिसे हम इंग्लिश में एलुवियल सॉइल कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी वो मिट्टी होती है ना जिसे नदियाँ अपने साथ बहा के लेकर आती हैं। जब नदी पहाड़ों से बहती है तो रास्ते में छोटे छोटे पत्थर, रेत, मिट्टी और जो गाद होता है जिसे सिल्ट कहते हैं इंग्लिश में, इसको अपने साथ बहा के लेकर आती हैं। और जैसे जैसे नदी मैदानों में पहुंचती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और ये गाद को वहीं पे जमा देती है। और यही जो जमा हो जाती है गाद, इसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं हम लोग बाद में। अच्छा, ये मिट्टी बनती कहाँ पर अगर हम देखें तो मेनली ना ये सिंधु नदी, गंगा नदी और जो ब्रह्मपुत्र नदी है और इनकी जो कुछ कुछ सहायक नदियाँ हैं, उनसे जो मतलब वो जो गाद लेकर आते हैं अपने साथ में, उससे जलोढ़ मिट्टी बनती है। अच्छा, जो समुद्र के किनारे में भी ना कई जगहों पे लहरों द्वारा लाई गई मिट्टी से जलोढ़ निक्षेप बन जाते हैं। जलोढ़ निक्षेप, इससे भी ये मिट्टी बनती है। इस मिट्टी का जो ज्यादातर हिस्सा होता है ना वो हिमालय की चट्टानों के टूटे हुए कणों से बना हुआ है। मतलब कि जैसे पहाड़ है वो टूट के पत्थर में बने और नदी उन्हें बहा के ले आई, मैदान में जमा होते गए और वहीं पे जलोढ़ मिट्टी बन गई। अगर हम इंडिया में देखें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, तो जलोढ़ मिट्टी ना हमारे भारत के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण खेती वाली मिट्टी है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी यही है। लगभग जो 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली हुई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेना। भारत के लगभग 46% जो एरिया है, 46% क्षेत्र को यही मिट्टी कवर करती है। और भारत की आबादी का लगभग जो 40% है, उससे भी ज़्यादा जो आबादी है वो इसी मिट्टी वाले क्षेत्रों में रहता है और खेती करता है। और क्योंकि ये मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, और क्वेश्चन में भी हमसे ये पूछा था कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो वो हमारी जलोढ़ मिट्टी है। अच्छा, अगर हम देखें कि इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगती हैं, तो गेहूँ, धान, गन्ना, मक्का, दाल जो होती हैं, सब्जियां, फल, यानी जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी होती है वहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती है। लगभग सारी ही चीज़ें यहाँ पे उग रही हैं क्योंकि। तो अब अगर हम लाल मिट्टी के बारे में थोड़ा सा देखें, तो इस मिट्टी को लाल करें क्योंकि इसका लाल कलर है, क्योंकि इसमें जो आयरन ऑक्साइड होता है, लौह ऑक्साइड, ये बहुत ज़्यादा होता है। फेरिक ऑक्साइड जिसे हम लोग कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लाल कलर की होती है।
और ये भारत की दूसरी सबसे अधिक फैलने वाली मिट्टी है। पहली तो हमारी जलोढ़ मिट्टी है, तो दूसरे नंबर पे लाल मिट्टी है जो सबसे ज़्यादा पूरे भारत में फैली हुई है। मेनली अगर हम देखें कहाँ कहाँ पे मिलती है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बुंदेलखंड, इन एरिया में ना ये मिट्टी हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। इस मिट्टी में अगर हम देखें ना तो जो ये नाइट्रोजन, ह्यूमस, मैग्नीशिया, चूना, फॉस्फेट, इन चीज़ों की बहुत ही कमी होती है और इसी वजह से इसमें खाद भी डालनी पड़ती है। इसमें गेहूं, कपास, बाजरा, दालें, आलू, तंबाकू, बागवानी, तिलहन, इस तरह की जो भी मतलब ये मैंने आपको नाम बताया, ये देखिए लास्ट में लिखा हुआ है, चल क्यों नहीं रहा है, ये चीजें इसमें उगती हैं। तो इतनी सी बात हमें लाल मिट्टी के बारे में जाननी थी। काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी जो होती है, तो इसे कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं, कॉटन सॉइल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जहाँ पे कपास होता है ना वो काली मिट्टी पे ही पॉसिबल होता है। इसे ये दक्कन के लावा से बनती है, जो डेक्कन लावा होता है ना, इंग्लिश में डेक्कन लावा, जो दक्कन का लावा है, यानी ये ज्वालामुखी की चट्टानों से बनने वाली मिट्टी है। और जो कॉटन होता है हमारा कपास, वो काली मिट्टी में ही उगता है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। मेनली हमारे ये कहाँ होती है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन जगहों पे मिट्टी देखने को मिलती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये मिट्टी पानी को ना काफ़ी समय तक अपने अंदर रोक के रखती है, इसलिए जहाँ पे भी बारिश कम होती है वहाँ पे खेती करने में मदद मिल जाती है इस मिट्टी से। सबसे फेमस फसल तो मैंने आपको बताई दी, इसकी कपास है। इसके अलावा तंबाकू, अरंडी, अलसी, ये जो खट्टे फल होते हैं ये भी इस मिट्टी में देखने के लिए मिलते हैं। लास्ट हमारी जो मिट्टी है वो है रेतीली मिट्टी, जिसे सैंडी सॉइल कहते हैं। ये मिट्टी ना हवा से उड़ के आती है और उसके द्वारा जो रेत आती है ना वो इकट्ठा होते जाए रेत, उससे बनती है। मेनली ये राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र, हरियाणा और जो पंजाब के कुछ दक्षिणी भाग है वहाँ पे देखने को मिलती है। इस मिट्टी में होता है कि पानी बहुत जल्दी नीचे चला जाता है, नमी भी बड़ी कम सी होती है और पानी रोकने की क्षमता इस मिट्टी में बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन अगर अच्छी तरह से सिंचाई कर दे इस मिट्टी की ना तो खेती इसमें हो सकती है। इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, थोड़ा बहुत होता है, जैसे बाजरा, दालें, चारा या कुछ ग्वार, ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं इसमें। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है रेतीली मिट्टी में। तो आई होप आप लोगों को ये सारी रेत मतलब मिट्टी के बारे में बातें समझ में आ गई होंगी। तो हम लोग अपने क्वेश्चन पे वापस आए, तो हमसे पूछा था ना सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो वो हमारी जलोढ़ मिट्टी होती है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार चलते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, छोटे मोटे डाउट्स भी आएंगे, आप कमेंट में छोड़ देना, मैं आपको उनके रिप्लाई करूंगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अधिनियम की याद में हर साल किस दिन एक प्रमुख राष्ट्रीय त्योहार मनाया जाता है जिसने भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य घोषित किया है। संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं बताओ, वही इसका आंसर होगा। तो ये हमारा है एग्जैक्ट आंसर 26 जनवरी। अच्छा, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, लैंग्वेज खाली बड़ी कर दी है इसकी कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, 26 जनवरी को, है ना। इस दिन हमारे देश का जो संविधान है वो पूरी तरह से लागू हुआ था 26 जनवरी को। और इस दिन से भारत का शासन किसी अंग्रेजी कानून से नहीं बन रहा था, बल्कि अपने संविधान के अनुसार खुद चलने लगा था। और ये हुआ कब था, ये हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 में, फर्स्ट टाइम जब हमने रिपब्लिक डे मनाया था, गणतंत्र दिवस। तो देश का शासन भारतीय संविधान के अंदर चलने लगा था इस दिन से। और जो अंग्रेजों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, या जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में भारत सरकार अधिनियम 1935, तो ये पूरी तरह से समाप्त हो गया था और इसकी जगह पे भारतीय लोगों ने अपना संविधान चुन लिया था। गणतंत्र का अगर हम लोग यहाँ पे मतलब समझें, सिर्फ गणतंत्र का, देश का राष्ट्रपति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चुना जाता है, जिसमें न कि कोई राजा या रानी देश पर शासन करते हैं। तो यानी भारत में जनता सबसे बड़ी शक्ति है, ये गणतंत्र का मतलब होता है। और अभी आपने अगर प्रोटेस्ट देखे हो कॉकरोच जनता पार्टी के, तो उसमें हम ये देख ही चुके हैं कि जब जनता अपने ऊपर आ जाती है तो बड़े बड़े मिनिस्टरों को तक अपनी सीट छोड़नी पड़ती है। लेकिन राजा रानी केस में ये नहीं होता था, राजा रानी नहीं हुआ करते थे, राजा रानी किसी भी तरह से शासन करें वो हमेशा बने रहते थे। अच्छा, अगर हम देखें कि ये 26 जनवरी की डेट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको समझाऊंगा। ये एग्जाम में कई बार पूछते हैं, ध्यान रखना कि वैसे तो हमारा जो संविधान था ये 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया था, अडॉप्ट भी हो गया था। लेकिन हमने इसको लागू किया था 26 जनवरी 1950 से, लगभग 2 महीने बाद से। क्यों? क्योंकि जो 26 जनवरी 1930 का था ना, 1930 का,
इसमें क्या हुआ था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 26 जनवरी 1930 को भारतीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा करी थी, इसका मतलब संकल्प लिया था। और उस ऐतिहासिक दिन की याद में ही संविधान को भी 26 जनवरी को लागू किया था। बन के तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन इसको इस वजह से थोड़ा लेट, 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 में लागू किया था। तो होता क्या है कि हर साल ना जब भी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तो किसी विदेशी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या बड़े नेता को चीफ गेस्ट के रूप में इंडिया में बुलाते हैं। हर साल नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस को हम लोग मनाते हैं और उसकी एक परेड भी निकलती है जिसमें भारतीय सेना जो होती है अपनी ताकत दिखाती है। टीवी में आप लोगों ने देखा ही होगा, वायुसेना होती है, नौसेना होती है, अलग अलग राज्यों की झांकियां जिसे टेब्लोक्स कहते हैं वो निकलती हैं। भारत की संस्कृति और विविधता ये सब देखने को मिलती है। अच्छा, भारत में ना हमारे इंडिया में मेनली 3 जो गेजेटेड हॉलीडेज होती हैं जो मेन है, एक तो 26 जनवरी, एक हमारा है 15 अगस्त और एक है 2 अक्टूबर। तीनों आपको पता होंगे। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस होता है, 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है और 2 अक्टूबर हमारा गांधी जयंती होता है। ये हमारे दोनों ही मतलब ये हमारे तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आई होप आप इतनी सी बातें आपको यहाँ पे समझ में आऊँगी। गणतंत्र से हमारा निकला 26 जनवरी, जिसका हमारा सही आंसर है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार चलते हैं। IFFI 2025 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे, बताइए। यानी कि जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 हुआ था, इसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला था? तो ये मिला था ना ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक को, जिनका नाम है फिलिप नोयस। ये पिछले 40 साल से भी ज़्यादा समय से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इनकी पहचान ऐसी फिल्में बनाने में है जिनमें ज़बरदस्त सस्पेंस होता है, थ्रिलर स्टोरी होती है, ड्रामा और इमोशन होते हैं, इसलिए इन्हें दुनिया के बेहतरीन फिल्म निर्देशकों में गिना जाता है। जो IFFI 2025 है, इसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया है। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है ना जिन्होंने पूरी जिंदगी फिल्म जगत में बहुत बड़ा योगदान दिया हो। यानी कि ये किसी एक फिल्म के लिए नहीं मिलता है, ये पूरे करियर, पूरे लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए मिलता है। इनकी कई सारी, अगर हम फेमस पिक्चर देखें, इन्होंने बहुत सारी फेमस पिक्चर बनाई हैं, जैसे कि रैबिट प्रूफ फेंस, डेड काम, पैट्रियाट गेम्स, क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर और सॉल्ट। सॉल्ट बहुत अच्छी मूवी है, तो मैंने देखी भी है। इन फिल्मों की वजह से इन्हें पूरी दुनिया में पहचान मिली हुई है। इन्होंने कई सारे मशहूर हॉलीवुड कलाकारों के साथ भी काम कर रखा है, कई सारे बड़े बड़े एक्टर, हैरिसन फोर्ड, एंजेलिना जोली जो सॉल्ट मूवी में है, माइकल केन। अच्छा, अगर हम अब थोड़ा सा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में समझे तो एक बार ये अवार्ड के बारे में भी थोड़ा सा देखिए कि ये भारतीय सिनेमा का ना सबसे बड़े सम्मानित पुरस्कारों में से एक है। हर साल ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होता है, इसमें दिया जाता है। इसका उद्देश्य उन फिल्मकारों को सम्मान देना है जिन्होंने अपने पूरे जीवन में सिनेमा को नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया हुआ है। अच्छा, ये सत्यजीत रे ये कौन थे? ये भारत के महान फिल्म निर्देशक थे। अपनी शानदार फिल्मों के लिए पूरी दुनिया में फेमस थे ये अपने टाइम पे। इनकी बहुत जो फेमस मूवी आपको पता भी होंगे, पाथेर पंचाली या फिर अपूर्त्री। अपूत्री मतलब कि अप्पू ट्रिलॉजी जो थी, अच्छा हिंदी में इसका ऐसा नाम आ गया, अप्पू ट्रिलॉजी जो थी 3 पार्ट में थी ये, इसलिए उनके सम्मान में ये पुरस्कार आज भी दिया जाता है लोगों को। अच्छा, जो IFFI है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये इसकी शुरुआत हुई थी 1952 में। ये एशिया की ना सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव में से एक है। इसका आयोजन हर साल गोवा में होता है और यहाँ भारत और दुनिया भर की जो बेहतरीन फिल्में होती है ना, उनका प्रदर्शन होता है। तो यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी हमने कवर कर ली। अगर हम अपने क्वेश्चन पे वापस आएँ कि IFFI 2025 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला, तो ये मिला था फिलिप नॉयस को। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार चलते हैं। आई होप आप लोगों को सारी बातें यहाँ पे समझ में आ रही हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है। भारतीय नौसेना ने किस तारीख को नौसेना दिवस के रूप में मनाया? अच्छा, तो हमारी जो फोर्स है ना, नौसेना, नेवी, वो अपने कौन से डेट को नौसेना दिवस के रूप में मनाती है, बताइए। हम तीनों ही आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की इंपॉर्टेंट डेट्स को देखेंगे यहाँ पे। ये हमारा होता है 4 दिसंबर को। जो भारतीय नौसेना है ना, ये हमारी जो 3 सेनाएं हैं भारत की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेना है। समुद्र के रास्ते भारत की सुरक्षा करना इसका मेन काम होता है। अगर कोई दुश्मन देश समुद्र के रास्ते से भारत पर हमला करे तो उसे पूरी तरह से रोकने की जिम्मेदारी हमारी भारतीय नौसेना की होती है। अगर हम देखें तो आर्मी जो कि ज़मीन की रक्षा करती है हमारी,
जो नेवी है, समुद्र से, हाँ, समुद्र पर होने वाले कोई भी हमले उनको रोकती है। जो एयरफोर्स है, ये आसमानों होने वाले कोई भी हम लोग हैं इन्हें रोकती है, ये हमें रक्षा करती है इन जगहों पे। तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारतीय नौसेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, देखा जाए तो सुप्रीम कमांडर। लेकिन रोजमर्रा के काम और पूरी नौसेना की जो कमान संभालने का काम करते हैं वो नौसेना अध्यक्ष करते हैं, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कहते हैं जिसे। नौसेना अध्यक्ष ना हमेशा एक 4 स्टार एडमिरल होते हैं जिसके कंधे पे 4 स्टार लगे होते हैं। जो भारतीय नौसेना है ना, इसकी स्थापना अगर हम देखें तो ये हमारा हुई थी 5 सितंबर 1612 में। इसलिए भारत की सबसे पुरानी सैन्य संस्थाओं में से भी एक मानी जाती है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा काम आखिर है क्या? भारत की हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करना, समुद्र के रास्ते होने वाले हर तरह के हमलों को रोकना। अच्छा, युद्ध के दौरान दुश्मन की जहाज़ों और पनडुब्बियों का ये बहुत ही बढ़ चढ़ कर मुकाबला करती हैं। काफ़ी सारे लोग आप में से तैयारी करके देखने की इसमें भी जाने वाले हो। समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित बनाने का काम करती भारतीय नौसेना। प्राकृतिक आपदाएं जब आती हैं, बाढ़, चक्रवात, तो उसके टाइम पे भी लोगों की मदद करनी है। अगर हम अपनी नौसेना का मोटो देखें, इनका आदर्श वाक्य है, तो वो देख लीजिए एक बार, सहनो वरुण। इसका मतलब होता है कि जल के भगवान वरुण जो है वो हमारे लिए शुभ हों। जल के भगवान वरुण हमारे लिए शुभ हो, यानी भगवान वरुण हमें सुरक्षित रखें और समुद्र में सफलता दें। अगर हम देखें कि नौसेना का हेडक्वार्टर का है, मुख्यालय, तो वो है दिल्ली में। हर साल 4 दिसंबर को ये अपना भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। अच्छा, मनाया भी जाता है अगर हम देखें तो जब 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था ना, तो भारतीय सेना ने उस टाइम पे ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट, इसके तहत पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर सफल हमला किया था उन लोगों ने। और इसी ऐतिहासिक जीत की याद में ना हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। अगर हम देखें कि भारतीय नौसेना के मुख्य कमांड कहाँ कहाँ पर है, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। जो इसके 3 बड़े ऑपरेशनल कमांड सेंटर हैं। पहला है पश्चिमी नौसेना कमांड, यानी कि वेस्टर्न नेवल कमांड, जो कि मुंबई में है इसका मुख्यालय, और ये अरब सागर वाले क्षेत्र की सुरक्षा करते हैं। दूसरा है दक्षिणी नौसेना कमांड, सदर्न नेवल कमांड, जिसका मुख्यालय कोच्चि में है। ये मुख्य रूप से ना नौसेना के जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं वो है। अगर हम देखें पूर्वी नौसेना कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड जिसे कहते हैं, इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है और ये बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र की सुरक्षा करते हैं। अगर आप एक बार देख ले कि जो नौसेना होती है उसमें रैंक क्या क्या होती है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, इसे तो छोड़ दीजिए। सबसे पहले ऊपर आते हैं एडमिरल, फिर आते हैं वाइस एडमिरल जिसे कहते हैं, फिर आते हैं रियर एडमिरल, फिर आता है कॉमोडोर, फिर कैप्टन, फिर आता है कमांडर, फिर आता है लेफ्टिनेंट कमांडर, फिर आता है लेफ्टिनेंट, फिर आता है सब लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट कहते हैं इसे, फिर आता है मिडशिपमैन। एग्जाम में आमतौर पर सबसे ऊपर वाली रैंक पूछी जा रही है एडमिरल की, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अगर हम एक टर्म और होता है, टर्म क्या, एक स्पेशल फोर्स होती है मार्कोस। ये भारतीय नौसेना की एक बहुत ही स्पेशल फोर्स है जिसका फुल फॉर्म है मैराइन कमांडोज। इनकी स्थापना हुई थी 1985 में। इनका काम होता है कि आतंकवाद विरोधी अभियान जितने भी हैं उनको रोकना, समुद्री ऑपरेशनों को अंजाम देना, दुश्मन के जहाज़ों पर हमला करना, बंधकों को छुड़ाना। इन्हें भारत के सबसे कठिन प्रशिक्षण पाने वाले कमांडो में गिना जाता है। तो आई होप आप लोगों को इतनी सी बात यहाँ पे समझ में आई होंगी। हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, वो 4 दिसंबर को मनाते हैं। अच्छा, अगर हम देखें आर्मी डे कब मनाया जाता है, वो हमारा मनाया जाता है 15 जनवरी को। इनके बारे में भी जान लेते हैं वहाँ, यहाँ पे तभी इन्होंने ये वाला ऑप्शन दिया हुआ था। तो हमारा 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। 1949 में जो फील्ड मार्शल KM करियप्पा थे, उनके पहली बार भारत के कमांडर इन चीफ बनने के रूप में इस चीज़ की याद में आर्मी डे मनाया जाता है 15 तारीख को, 15 जनवरी को बेसिकली। नेवी हमने देख लिया कि 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर हम देखें वायुसेना दिवस, एयरफोर्स डे, वो हमारा होता है हर साल 8 अक्टूबर को। 1932 में एयरफोर्स के गठन का प्रतीक है ये डे, एयरफोर्स, इसी दिन एयरफोर्स बनी थी। नेवी डे हमारा हमने देख लिया। अच्छा, ये 12 जनवरी क्यों है? 12 जनवरी हमारा होता है राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जयंती जिस दिन हम लोग मनाते हैं। और 16 सितंबर जो होता है ये हमारा ओजोन परत संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। बेसिकली ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मतलब डिसाइड किया गया, वो हमारा 16 सितंबर की तारीख है।
तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होंगी। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो है 4 दिसंबर। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा या कुछ भी डाउट आ रहे होंगे तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन छोड़ देना, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ये क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष में हुआ था, कौन से साल में वेल्लोर विद्रोह हुआ था। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम पहले वेल्लोर विद्रोह के बारे में भी देखेंगे। जो वेल्लोर विद्रोह था ना, ये बेसिकली 10 जुलाई 1806 को हुआ था। तो लास्ट ऑप्शन जो इसका है वो हमारा इसका सही आंसर है। तमिलनाडु के वेल्लोर किले में हुआ था ये। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सैनिकों का ना पहला बड़ा सशस्त्र विद्रोह था ये। इस विद्रोह की सबसे बड़ी वजह थी ना कि ब्रिटिश सरकार सैनिकों पर, उस समय के जो इंडियन सैनिक थे उन पर जबरदस्ती नए यूनिफॉर्म के नियम लागू कर रही थी, ड्रेस के। तो 1805 में मद्रास सेना के जो कमांडर इन चीफ थे सर जॉन क्रेडॉक, इन्होंने नए नियम लागू किए थे। इन्होंने कहा था कि जो नई यूरोपियन स्टाइल की टोपी है वो पहननी पड़ेगी इंडियन सैनिकों को, माथे पे तिलक, जाति का निशान, ये सब नहीं लगाना है, कानों की बालियां तक नहीं पहननी है, दाढ़ी मूछ इस तरह की चीज़ें कुछ भी नहीं रखनी है, पाबंदी लगा दी थी ये रखने है। अब सोचो उस समय धर्म और परंपरा लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी, जैसे कि आज भी है। इसलिए भारतीय सैनिकों को लगा कि अंग्रेज धीरे धीरे ना हमारी धार्मिक पहचान को ख़त्म करना चाह रहे हैं, और भारतीय सैनिकों को लगा कि अंग्रेज हमें ज़बरदस्ती ईसाई बना रहे हैं। यानी ये सिर्फ कपड़े का मामला नहीं था उनके लिए, बल्कि धार्मिक भावनाओं से जुड़ चुका था ये मुद्दा, और यही गुस्सा बाद में विद्रोह में बदल गया था। इसी 10 जुलाई 1806 को भारतीय सैनिकों ने अचानक ही विद्रोह कर दिया था। उन्होंने वेल्लोर के किले पर कब्जा कर लिया, कई सारे अंग्रेज अधिकारियों पर हमला कर दिया, और टीपू सुल्तान के जो बेटे थे ये फतेह हैदर, इनको अपना शासक घोषित कर दिया, और उस किले पर जो मैसूर का टाइगर झंडा था इसको फहरा दिया। इससे साफ दिख गया था कि अंग्रेज सैनिकों की जगह फिर से भारतीय शासन चाहते हैं वहाँ के लोग। तो इस विद्रोह की खबर मिलते जो उस समय कर्नल रोलो गिलेस्पी थे, ये अपनी सेना लेके वहाँ पहुँच गए। कुछ ही घंटों में अंग्रेजों ने इस विद्रोह को पूरी तरह दबा दिया था, लेकिन ये बहुत ही क्रूरता के साथ करा था। इन्होंने लगभग 800 भारतीय सैनिक उस समय पे मार दिए थे। अब अंग्रेजों को ये समझ आ गया था कि उन्हें ज़्यादा धार्मिक मामलों में दखल नहीं देना है इंडिया में, इसलिए उन्होंने ये जो यूनिफॉर्म का जो नियम लेकर आए थे जो इतना विवादित था, सबसे पहले इसको हटाया। जो मद्रास के गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भी पता होना चाहिए कि जब वेल्लोर विद्रोह हुआ था उस समय वहाँ के गवर्नर कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसको वापस इंग्लैंड बुला लिया था। और फ्यूचर में धार्मिक मामलों में थोड़ा सा सावधानी बरतने लगे थे वो लोग कि एकदम इस पर नहीं पढ़ना है उन्हें। अच्छा, फिर टीपू सुल्तान के परिवार का यहाँ पे क्या हुआ अगर हम देखें, यहाँ पे देख लेते हैं। तो 1799 के टाइम पे ना फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध जब हुआ था, फोर्थ एंग्लो मैसूर, ये पता होना चाहिए आपको, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जब हुई थी तो उसमें टीपू सुल्तान शहीद हो गए थे। उसके बाद उनके परिवार को वेल्लोर के किले में रख लिया था, लेकिन वेल्लोर विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने डर के कारण ना टीपू सुल्तान के परिवार को वेल्लोर से कलकत्ता भेज दिया ताकि साउथ इंडिया में दोबारा से ऐसा कोई विद्रोह ना हो। तो इतनी सारी बातें हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी सारे हमने पॉइंट यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कवर करे। हिस्ट्री का अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। सितंबर 2025 में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अच्छा, ये लास्ट है 2025 में ना भारत के नए वाइस प्रेसिडेंट चुने गए 15वें, तो ये किसे बनाया बताइए। आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो ये बनाया हम लोगों ने अभी सीपी राधाकृष्णन को। इससे पहले ये जगदीप धनखड़ जी थे। अभी हमने सीपी राधाकृष्णन को 15 उपराष्ट्रपति चुना है 12 सितंबर 2025 को, अगर आप एग्जैक्ट डेट देखें। अच्छा, बहुत से बच्चे ये समझते हैं ना कि जैसे उपराष्ट्रपति जो होता है वो सिर्फ राष्ट्रपति के बाद एक दूसरा बड़ा पद है, लेकिन इनका बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब कि यानी राज्यसभा की कार्यवाही जब चलती है तो उसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। इनका काम होता है कि राज्यसभा की कार्यवाही को सही तरीके से चलवाना, सदस्यों को बोलने का मौका देना, नियमों का पालन करवाना, वहाँ पे उस समय सदन में अनुशासन बनाए रखना। अगर हम ये बी सुदर्शन रेड्डी इनके बारे में देखें तो ये हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, उसके पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। इन्हें अपने ना मतलब संवैधानिक और जो क्रिमिनल मामले से जुड़े फैसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। इन्होंने भी 2025 की जो उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए थे उसके लिए उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन ये जीते नहीं थे। जगदीप धनखड़ जी अगर हम देखें तो ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं हमारे देश के। सीपी राधाकृष्णन पहले यही थे। इन्होंने 2022 से
2025 तक इस पद पे काम किया हुआ है। उपराष्ट्रपति बनने से पहले ना ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी थे 2019 से 2022 तक। इसके अलावा ये एक सीनियर एडवोकेट हैं, वरिष्ठ वकील कहने से, और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। 2025 में जब इनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो फिर इलेक्शन हो गए, सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बने। अगर वेंकैया नायडू का देखें, एम वेंकैया नायडू इनका पूरा नाम है, ये 13वें राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति, सॉरी 13वें उपराष्ट्रपति थे भारत के। इन्होंने 2017 से 2022 तक संभाली थी कमान। पहले ये केंद्र शहरी विकास मंत्री भी रह चुके हैं। ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, अगर आप लोगों को पता हो तो। राज्यसभा में जो भारतीय भाषाओं के अधिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भी ये जाने जाते हैं। वेंकैया नायडू को पता होना चाहिए, रीजनल लैंग्वेजेस के यूज़ के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें यहाँ पे समझ में आएंगी। हमारे अभी जो लेटेस्ट 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं वो सीपी राधाकृष्णन जी बने हैं। ये दोबारा एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? अंग्रेजों ने सूरत में जो अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी वो किसकी अनुमति से लगाई थी, बताइए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। भारत में उनका पहला कारखाना, इसकी लगाने की अनुमति उसे किस मुगल सम्राट ने दी? असल में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि ये सारे उस समय के मुगल सम्राट हैं जितने भी ऑप्शन में हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। बताइए किसने दी थी इन्हें? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये कोई सरकार नहीं थी, ये इंग्लैंड के व्यापार करने वाली कंपनी थी। इसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 में। उस समय इंग्लैंड की महारानी जो थी एलिजाबेथ प्रथम, क्वीन एलिजाबेथ प्रथम जिसे कहते हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। शुरुआत में सिर्फ इसका एक ही मोटिव था कि जो भारत और एशिया के देशों का व्यापार करना। उसमें किसी ने नहीं सोचा था ना कि ये कंपनी आगे चलकर हमारे देश पे मतलब शासन करेगी। तो 1613 में ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुजरात के सूरत में अपना पहला कारखाना बनाया हुआ था। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये फैक्ट्री जो है ना, ये उस समय की फैक्ट्री आज की तरह मशीनों वाली फैक्ट्री नहीं होती थी। उस समय की फैक्ट्री का मतलब था कि जो व्यापार करने की जगह होती है, जो वेयर हाउस होते हैं जहाँ पे सामान रखा रहता है, किसी कंपनी के ऑफिस जो होते हैं उसको ये लोग फैक्ट्री कहते थे। मतलब एक तरह का ट्रेडिंग सेंटर जिसे कहते हैं। इस चीज़ की अनुमति इन्हें दी थी उस समय के मुगल शासक जहांगीर ने। इसने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने और सूरत में अपना पहला कारखाना बनाने की अनुमति दे दी थी। जहांगीर को लगा ना कि अगर विदेशी व्यापारी भारत में आएंगे तो व्यापार बढ़ेगा और जो मुगल साम्राज्य है उसको भी इससे ज़्यादा फायदा होगा। तो शुरुआत में तो अंग्रेज से व्यापारी बन के आए हुए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने व्यापार को यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ाया, फिर अपनी सेना बना ली और बाद में भारत के कई सारे हिस्सों पर राजनीतिक नियंत्रण भी कर लिया था। यानी कि आए तो थे अंग्रेज भारत में व्यापार करने, बाद में भारत के शासक बन बैठे हुए थे। अब सूरत उस समय जो है, ये सूरत गुजरात में, ये उस समय भारत का बहुत ही बड़ा समुद्री बंदरगाह था, पोर्ट जिसे कहते हैं, आज भी है। यहीं से भारत और इंग्लैंड के बीच सामान का व्यापार होता था और यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला बड़ा व्यापारिक केंद्र बना था। 17वीं सेंचुरी में ना शुरुआत में यूरोप के कई देश भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे, जैसे कि पुर्तगाल जो थे, जो डच लोग थे, नीदरलैंड से आते थे, ये फिर जो अंग्रेज थे यही इंग्लैंड से जो आते थे। और इसी प्रतियोगिता में अंग्रेजों ने फिर ये 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और ताकि वो भारत के साथ व्यापार कर सकें। फिर 1613 में उन्होंने यहाँ आके अपनी फैक्ट्री खड़ी करी। यानी कि 1613 में शुरुआत तो व्यापार से हुई और आगे चल के वही ब्रिटिश रूल बन गया, अंग्रेजी शासन जिसे हम कहते हैं। तो आई होप आपको इतनी सी बातें यहाँ पे समझ में आई होंगी। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर जहांगीर है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार चलते हैं। भारत में किस संवैधानिक संशोधन ने सहकारी समितियां, जिसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज कह रहे हैं इंग्लिश में, इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? बताइए कौन सा संशोधन था, कौन से नंबर का संशोधन था? जो सहकारी समितियां थी ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनको संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला था? बताइए। थोड़ी सी हिंट तो काफी ज्यादा लेटेस्ट वाला है, बहुत पहले का नहीं है ये बात। अगर हम सहकारी समिति का मतलब समझे ना, तो जब कुछ लोग मिलकर अपने फायदे के लिए एक संस्था बनाते हैं और सभी मिलकर उसका संचालन करते हैं, तो इसको एक सहकारी समिति कहते हैं। इनका मेन मोटिव होता है कि एक दूसरे की मदद करते रहें, कम खर्च में हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें और सभी सदस्यों का फायदा हो सके इसमें। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो दूध की डेयरी है अमूल, जो किसान सहकारी समितियाँ होती हैं, सहकारी बैंक्स होते हैं, देखिए आपके वहाँ पर भी होंगे इलाकों में, हाउसिंग सोसाइटीज़ होते हैं, इन सब में लोग मिलकर संस्था चलाते हैं और सभी सदस्य मालिक भी होते हैं इसी के। फिर क्या हुआ
ये जो इस पर चेंजेस की जरूरत पड़ी वो पड़ी 97 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा वो चेंज लाए गए। अच्छा, पहले कई सारी सहकारी समितियों में दिक्कतें आने लगी थी, जैसे पारदर्शिता की बहुत ज़्यादा कमी थी, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं थी चीज़ों में, सरकार का ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं था यहाँ पे, बिल्कुल चुनाव समय पर भी नहीं होता था इन चीज़ों में, ये सही ढंग से काम भी नहीं कर रहे थे। इन्हीं सारी मतलब प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए ना तो ये 97 संवैधानिक संशोधन 2011 को लगाया गया, लेकर आए थे। तो इससे हुआ क्या, जो सहकारी समितियां ना, सबसे पहले तो इनको संवैधानिक दर्जा मिला। पहले ये सिर्फ सामान्य कानून के आधार पर चलती थी, लेकिन अब संविधान में इनके लिए विशेष प्रावधान बना दिए थे, जिससे इन्हें और ज़्यादा मतलब फैसिलिटी, इन्हें और ज़्यादा सुरक्षा और इंपॉर्टेंस मिलने लग गई थी। इसकी वजह से संविधान में एक नया भाग जोड़ा, 9B, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम ही था सहकारी समितियां। इस मतलब भाग का कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसके साथ साथ एक नया अनुच्छेद भी जोड़ा, 43B, आर्टिकल 43B जोड़ा गया। इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है DPSP, इसमें जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि सहकारी समितियों को बढ़ावा देगी सरकार और उन्हें मजबूत बनाएगी। इसके अलावा जो एक आर्टिकल है 19(1)C, अनुच्छेद 19 सबभाग 1 सबभाग C, इसमें भी बदलाव किए गए। पहले नागरिकों को जो संघ बनाने का अधिकार था, एसोसिएशन, अब इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार को भी जोड़ दिया था। यानी अब हर नागरिक को सहकारी समिति बनाने का संवैधानिक अधिकार यहाँ पे मिल गया था। इस संशोधन, ये जो आया है 2011 वाला, इसका अगर हम मेन मोटिव देखें तो सरकार चाहती थी कि सहकारी समितियां ना ईमानदारी से काम करें, अपना पारदर्शिता हो उनमें, सभी सदस्यों को वहाँ पे बराबर का अधिकार मिले, इसके चुनाव टाइम पे हो, लोगों का इस पर भरोसा बने रहे और भारत को सहकारी आंदोलन जो है वो मजबूत बन सके। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें यहाँ पे समझ में आई होंगी। बाकी अगर हम अपना 74वां संवैधानिक संशोधन 1992 देखें तो ये हमारा नगर पालिका से जुड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, म्यूनिसिपलिटीज कहते हैं जिन्हें। इस संशोधन ने नगर पालिकाओं को, नगर परिषद को और नगर निगम को संवैधानिक दर्जा दिया था। इसके तहत एक भाग जोड़ा गया था आर्टिकल में, भाग 9A, अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में है ये। अगर हम 73 संवैधानिक संशोधन देखें 1992, ये भी इसी साल आया था 1992 में जब नगर पालिका आया, ये पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। ये भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तभी ऑप्शंस में दिए हुए हैं। इस संशोधन ने ग्राम पंचायतों को, पंचायत समिति को, जिला परिषद को, इनको संवैधानिक दर्जा दिया था और इसके तहत एक भाग 9 जोड़ा गया था। ये देखिए, ये भाग 9 नहीं थे, ये बाद में था और ये पहले था। इसका उद्देश्य था ना कि गांव में लोकतंत्र को मजबूत बनाया जाए। SC ST और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण भी सुनिश्चित किया था इसने। अगर हम 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 देखें तो इससे हमने अनुच्छेद 21A को जोड़ा था ना, मौलिक अधिकार, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स का कर्तव्य है। यही था ये अनुच्छेद 21 है। अच्छा, इसके अलावा अनुच्छेद 45 में भी थोड़े बहुत बदलाव किए गए थे कि राज्यों को छोटे बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा पर भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी कर दिया था। यहीं पे जो अनुच्छेद 21A के था, इसे भी मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था, जो मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था कि माता पिता अभिभावकों को कर्तव्य है कि 6 से 14 साल के बच्चों को उन्हें शिक्षा दिलाना कंपलसरी, इसे भी यहाँ पे लेकर आए थे। तो ये 86 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारी चीज़ें आई थी। तो यहाँ पे हमने ये सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर था 97 संवैधानिक संशोधन 2011। इससे भारत में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा मिला था। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें यहाँ पर समझ में आई होंगी। चलिए हम आगे चलते हैं। एक बार यहाँ पे आप सारी चीज़ें एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं, हालांकि सब चीज़ें कवर हो गई हैं। अच्छा, चलिए हम अपने लेक्चर को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने आज की क्लास में कर लिए। आप क्या करिए, इन क्वेश्चन को बार बार देखिए, नोट करने की खास कर कुछ ज़रूरत नहीं है, देखते रहिए, चीज़ें याद होती रहेंगी। चीज़ों को हमें आसान करके पढ़ना है, इनको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। तो अब हम किसी नए लेक्चर में मिलेंगे अपने नए क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। आपको 2027 में एग्जाम को क्रैक करना है, तो आप लोग सब मन लगा के पढ़ते रहिए और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए हम अपने लेक्चर को अब यहीं पे एंड करते हैं।